अध्याय 11 देख रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। अब किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, क्या क्या इसमें इवेंट्स हुए, इसमें 1870 से 1947 की बात हम करेंगे। एक दो चीज बता देता हूं कि मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूं, जो भी डिस्कशन कर रहा हूं हर चीज लाइन बाय लाइन आएगी, और जहां पर इसके डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है वहां इन चित्रों का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात कि जो हम पहले देख चुके हैं कि अंग्रेज शासन हिंदुस्तान में किस तरीके से भारतीय भूभागों पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, कैसे अलग अलग रियासतों पर उन्होंने एनेक्सिंग की या कहें कि अधिग्रहण किया, बहुत सारे नए कानून लाए वो, और बहुत सारी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव संस्थाएं या प्रशासकीय संस्थाएं शुरुआत हुई उनके राज में। जो किसान थे और आदिवासी थे उनकी जिंदगी में जो जो बदलाव आए उसके हमने अलग से डिस्कशन लिया, और शिक्षा में जो बदलाव आए, महिलाओं की क्या स्थिति थी, क्या सुधार हुए, कौन से रिफॉर्मर थे, जाति व्यवस्था का क्या सिचुएशन थी, अंग्रेजों ने क्या इस पर रोल अपना अख्तियार किया, सामाजिक और धार्मिक सुधार किस तरीके से हुए, और फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ, म्यूटिनी कह सकते हैं उसको, उसके बाद विद्रोह शुरुआत हुई, उसके बाद क्या स्थिति बनी, और जो हिंदुस्तान हस्तकलाओं के लिए फेमस था वो किस तरीके से खत्म हुए, और फैक्ट्रीज, उद्योगों का, मैन्युफैक्चरिंग का किस तरीके से विकास हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे एक चित्र दिया गया है, यह है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें आप देखेंगे इतने सारे प्रदर्शनकारी हैं, और उस जमाने में हमारी जनसंख्या इतनी नहीं थी जितनी आज आप देखते हैं 135-36 करोड़ हो गई है, बल्कि इसकी 1/3 मान लीजिए आप। और अब समझ लीजिए कि यहां पर भी इतने सारे लोग दिख रहे हैं और यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन को दबाने की कोशिश हो रही है। तो यहां पर लोग खुश थे नहीं थे ये तो आप समझ चुके हैं कि लोग खुश नहीं थे, ब्रिटिश राज से खुश नहीं थे। यहां पर ये ब्रिटिश का रूल जब हिंदुस्तान में था उसका एक चित्रण दिया है, और उसके बाद बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, या अगर वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं भी हुए तो उनका कहीं ना कहीं योगदान था हिंदुस्तान को बनाने में। हिंदुस्तान की अगर अब हम उसको एक महल मान लें तो उसमें जो जो दीवारों में जो ईंटें चुनी गई हैं वो सब ये दीवार के वो एक एक ईंट है। तो हम इनकी चर्चा करेंगे, जहां जहां जरूरत होगी वहां हम चित्रों का सहारा लेंगे। सबसे पहले समझिएगा, आज अगर आप देखें 2021 की बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा है नेशनलिज्म की, कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है, किसको देश से प्यार है किसको नहीं है। ये राष्ट्रवाद का नाम या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से मोहब्बत, अपने देश से प्यार, और अपने देश को कर गुजरने की, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की आप में एक इंटेंशन हो। तो यहां बेसिकली भारत क्या है, लोगों को ना ये सब जो चीजें हुई जो हमने यहां डिस्कस किया, उसके बाद लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो सोचें कि हिंदुस्तान है क्या, हिंदुस्तानियत है क्या, भारत का मतलब क्या है। तो भारत का मतलब है यहां पर रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी रंग के हो, काले हो गोरे हो, किसी भी वर्ग के हो, यानी वो आप इसको कास्टिज्म में जोड़ सकते हैं, रिलीजन में जोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ से आते हो, अलग अलग पंथ बने होते हैं, किसी भी भाषा को वो बोलते हो, या औरत हो, आदमी हो, या ट्रांसजेंडर हो, यानी कोई भी जेंडर हो सकता है उनका, इन सभी लोगों का घर क्या है, हिंदुस्तान है, भारत है। तो ये जो लोग हैं अगर ये भारत के हैं तो भारत में मान लीजिए कोई खनिज मिलता है, वो किसका होगा, भारत के पेड़ पौधे किसके हैं, भारत में जो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं किसके हैं, भारत में जो भी इसकी जमीन और उसके अंदर मिलने वाले या पानी या पहाड़, जो भी चीजें मिलती हैं जो इंसान के लिए उपयोगी है या इंसान जिसे इस्तेमाल करता है, जिसे हम संसाधन कहते हैं, वो किन का संसाधन है,
वो इन्हीं लोगों का संसाधन है, चाहे वो किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले हो, वो सभी के लिए है। अब हो ये रहा था कि अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था, और ब्रिटिश रूल जब तक था या जब तक है, ब्रिटिश रूल कर क्या रहा था? हमारे खनिज संसाधनों का उपयोग, हमारे जितने भी संसाधन है, चाहे हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले लीजिए या उस जमाने में जो भी प्रोडक्ट थे, और सबसे बड़ी बात इंसान, आदमी, ये भी तो एक संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, उनका उपयोग। तो ब्रिटिश राज जो है, ये हमारे देश के जितने भी संसाधन है उनका उपयोग ब्रिटिश संसाधन कर रहा था, या कहें कब्जा किया हुआ था। लोगों की जिंदगी पे उसने कब्जा कर रखा था पावर के जरिए, क्योंकि पावर तो था उनके पास, और दूसरा उनके पास तकनीक थी कैसे राज किया जाए। और धीरे 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 एक व्यापारी के नाते आई हुई एक अंग्रेजी कंपनी, उसने किस तरीके से पूरी अंग्रेज को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया, ये भी हमने देखा। तो जब तक ये अंग्रेज रहेंगे, जब तक ब्रिटिश रूल रहेगा, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नहीं हो सकता, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता, भारत के रिसोर्सेस, भारत के संसाधन भारत के नहीं हो सकते। अब हुआ ये कि ये जो इंटेलिजेंस आई, जिसे हम चेतना कह रहे हैं, चेतना मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में आपको ख्याल आए अचानक और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा मनन चिंतन करने लगे। तो ये जो चेतना है 1850 के बाद बहुत ज्यादा आई। आपको पता है 1857 में क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो 1850 में उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने। राजनीतिक संगठन यानी कि राजनीतिक संगठन यही होते हैं जो सत्ता पाने का काम करते हैं, उनका मेन ये काम है कि पावर मिले। तो हुआ ये कि जो 1870 और 80 के बीच, इस दशक के बीच में, ये जो 10 साल का दरमियान था, इसमें जो राजनीतिक संगठन आए, राजनीतिक संस्थान आए या पॉलिटिकल पार्टीज बनी, लोग ग्रुप में, लोगों ने एसोसिएशन बनाए, संगठन बनाए, तो उनमें ये जो चेतना थी इस तरीके की कि भाई ये देश किसका है और कौन इस पे राज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा गहरी इनके मन में आ गई थी। राइट? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये राजनीतिक संगठन थे, मोस्टली इनकी जो कमान थी वो संभाली किसने थी? वकीलों ने। वकील क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, पेशेवर थे, और ये सारे के सारे अंग्रेजी जानते थे, और सबसे बड़ी बात ये प्रोफेशनल्स थे। वकील का मतलब ये होता है जो लॉ को जानता है, कानून को जानता है, और थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से राजनीति भी जानता है। तो जो संगठन है उन सब की बागडोर मोस्टली शिक्षित लोगों ने, अंग्रेजी में जो शिक्षित थे, अंग्रेजी भाषा को जानते थे और वकील थे, उनके हाथ में थी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पूना जो है सार्वजनिक सभा, मैं पहले अक्षर लिखूंगा क्योंकि टाइम लग जाता है उसके लिए, तो आप समझ रहे हैं, पूना एक सार्वजनिक सभा। इसी तरीके से इंडियन एसोसिएशन, इसी तरीके से मद्रास महाजन सभा, और बॉम्बे, अब तो मुंबई हो गया है, बॉम्बे का रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम हम बार बार लेने वाले हैं क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, या कहें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा इनका एक रोल है। तो यहाँ एक चित्र मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप देखिएगा कि ये पूरी लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट है कि 1839 से लेकर 1918 के दरमियान जो जो अलग अलग एसोसिएशन बने, जिनकी चर्चा अभी हमने 2-3 का नाम इसमें है। जैसे आप देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, अब इसके फाउंडर विलियम एडम्स थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी हैं जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया, जगन्नाथ शंकर साहब ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाया, जो मैंने आप यहाँ कहा आपको। इसी तरीके से एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो यहाँ की बात हो रही है, ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ दिया है ना आपके किताब में, ये वाला बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो था फिरोज शाह मेहता और तेलंग साहब। ऐसी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये A.O. ह्यूम साहब ने बनाया था। ध्यान रखिए A.O. ह्यूम साहब कौन है? हिंदुस्तानी नहीं है। A.O. ह्यूम साहब ने बनाया, मैं इनका चित्र भी दिखाऊंगा आपको। और इन्होंने इसकी रूपरेखा रखी, और उसके बाद ये इतनी बड़ी संगठन बन गई कि जो अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो वो इनके साथ चर्चा करके गए, या ये इतनी बड़ी पार्टी बनी कि आज 70 साल तक इन्होंने हमारे देश पर राज किया और देश को इतने आगे पहुंचा दिए। आज हम बहुत बड़ी डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये सब अलग अलग नाम है, मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको पता होना चाहिए। चलिए साहब, अब एक नाम मैं आपको बताऊंगा, पूरा सार्वजनिक सभा। इनके नाम को जरा देखिएगा। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है?
पब्लिक, सभी जनों के लिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी जनों के लिए, लोगों के लिए। अब इसका मतलब ये है कि ये क्या सेंटर थी, पूरे देशव्यापी थी? ऐसा नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ये एसोसिएशन काम कर रही थी, और लेकिन जब ये काम कर रही थी तो पूरे, ये मान लीजिए कर्नाटका में काम कर रही है, या ये मान लीजिए तमिलनाडु में काम कर रही है, कोई एक, लेकिन इनका जो ध्येय था, इनका जो लक्ष्य था, इनकी जो सोच थी, इनकी जो चेतना थी, वो पूरे देश की थी। इसका मतलब था कि किसी खास इलाका, कोई खास समुदाय, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कोई वर्ग या जाति, पंथ इसमें बंधी नहीं थी। ये था कि पूरे देश को आजाद करना है, या पूरे देश को इन लोगों से, ब्रिटिश राज से आजाद कराना है। सबकी ये सोच थी। सबका ये सोच एक ही शब्द में यहां पर पूरा किया गया है, वो है संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है सॉवरेन, अंग्रेजी में से कहते हैं सॉवरेन। इसका मतलब ये होता है कि हम, यानी ये हमारा देश है, हम लोग यहां रहते हैं, हमें पूरी आजादी होनी चाहिए कि हम अपने देश की बागडोर संभालें, हम अपने देश के आंतरिक मामलों के, संसाधन के, चाहे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लें, अच्छा इकोनॉमी का ले लें, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन का ले लें, जितना भी आप नाम लें, उन सब की जिम्मेदारी उन लोगों पे होनी चाहिए। फैसले लेने का आज़ादी उनको होनी चाहिए जो यहाँ लोग रहते हैं, ना कि किसी बाहरी आदमी को। तो बगैर बाहरी इंटरवेंशन के अगर देश या देश के लोग आपस में फैसला लेते हैं देश चलाने का, उसे हम सॉवरेन कंट्री कहते हैं, संप्रभु सरकार कहते हैं। हम बात कर रहे हैं 1870 और 1880 की। यह दशक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जो ब्रिटिश शासन है उसके प्रति लोगों में जो असंतोष था, लोगों में जो गुस्सा था, लोगों में जो एक कसक थी, वो और ज्यादा गहराई हुआ। ये अब देखिए, एक एक करके देखिएगा, ये मैंने लिस्ट वाइज दिया हुआ है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हो गया। इसका मतलब यह था, अब आप देखिए, एक सरदार जी के इनके जो धर्म होता है उसमें क नाम से 5 चीजें आती हैं। इसमें एक होता है कृपाण। कोई भी सरदार आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सिखिज्म को फॉलो करता होगा जो कृपाण नहीं रखता होगा। तो कृपाण तो हथियार है ना, या जितने भी राजे रजवाड़े थे या जितने भी लोग थे वो अपनी सेफ्टी के लिए या फिर जानवरों से बचने के लिए हथियार रखते थे। तो 1878 में एक आर्म्स एक्ट इन्होंने पारित कर दिया अंग्रेजों ने कि कोई भी हिंदुस्तानी अपने पास हथियार नहीं रखेगा। इसे ही हम आर्म्स एक्ट कहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। उसके बाद 1878 में ही उसी साल देखिए दोनों का साल एक ही है, इन्होंने एक और पास कर दिया एक एक्ट जिसे कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए एक प्रेस है। प्रेस क्या होता है? जहां अखबार वगैरह छपता है, अलग अलग मैगजीन या किताबें छपती हैं। तो ये जो प्रेस है इससे मान लीजिए अखबार निकलता है। इस अखबार में अगर ब्रिटिश रूल के खिलाफ या ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कोई भी चर्चा होगी, आपत्तिजनक चीज होगी, कोई भी मुखालफत होगी, कोई भी क्रिटिसिज्म होगा, तो सीधा इस प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा या कहें प्रेस को बंद कर दिया जाएगा। और यहां जो प्रिंटिंग मशीन है, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस होना या ये प्रिंटिंग प्रेस की मशीन होना बहुत बड़ी बात थी, तो पूरी संपत्ति, इनकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त की जा सकती है अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं। क्या था ये? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, राइट। अब आइए जरा 1883 पे, 1883, तभी मैं बोल रहा हूं कि जो 70 और 80 के बीच में हुआ ना, मतलब 1870 और 1880 के बीच में जो हुआ वो क्या क्या हुआ। एक और इल्बर्ट बिल आया 1883 में। अब इल्बर्ट जो लॉ था उसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया था कि अच्छा, ये इन्होंने हिंदुस्तान के या हिंदुस्तानी लोगों के फायदे के लिए किया था। पहली चीज तो बता दूं, अंग्रेजों ने हर काम गलत नहीं किया, मैं इस पक्ष में हूं। रेल उन्होंने दी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है, तो अंग्रेजों ने हर काम गलत नहीं किया। इन्होंने हमारे लिए बनाया था, हिंदुस्तानियों के लिए बनाया था। बेसिक ये था कि जो अंग्रेज थे, जैसे अंग्रेज है ये, इसको अगर इसके ऊपर कोई आरोप है तो अगर कोई जज है या कहें जो न्यायाधीश है वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो ब्लैक नहीं हो सकता, ब्राउन नहीं हो सकता। यानी कोई भी ब्रिटिश इस
पर फैसला, इसके ऊपर जो केस चल रहा है या कोई भी बात है, उस पर फैसला लेने का अधिकार केवल गोरों का था, यूरोपियन को था, व्हाइट्स को था। तो इल्बर्ट लॉ लाया इन्होंने, और अच्छा काम ये किया कि इन्होंने कहा कि अगर कोई अब ब्रिटिश है या कोई व्हाइट है, उसके ऊपर जो मतलब उसका केस चल रहा है, उसमें फैसले लेने का अधिकार, उसमें डिसीजन लेने का अधिकार अब इंडियन जजेस को भी होगा। अच्छा काम किया इन्होंने। तो इसका विरोध किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। इस इल्बर्ट बिल का विरोध किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। तो क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स इसका विरोध कर रहे हैं तो इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया गया। बस यहां पर हिंदुस्तानियों की नाराजगी है, क्योंकि हिंदुस्तानियों के लिए एक बिल बड़ी मुश्किल से लाया गया, उनको प्रेस किया गया, तो अंग्रेजों ने लाया, और जब वो लाए तो बाकी अंग्रेजों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो ये इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया। बस जैसे ही अंग्रेजों के विरोध के कारण ये बिल वापस लिया गया, अब भारतीयों को समझ में आ गया कि भाई ये जो है ये हमारे लिए तो कुछ करने वाले नहीं है, राइट। गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ कर लिया, जो कि हमारे फायदे के लिए था। ये सारी चीजें चल रही थी, राइट। अब धीरे 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 ये जो अलग अलग राजनीतिक संगठन थे, और एक पैन इंडिया एक ऐसा हो गया कि भाई पूरे अलग अलग जगह तो थे, यहाँ राजनीतिक संगठन है, यहाँ राजनीतिक संगठन है, लेकिन एक पूरा पैन इंडिया जिसे हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई संगठन बने या इस तरीके के संगठन बने, ये बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि इल्बर्ट विधेयक ने तो एक जिसे कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन, आखिरी खीर ठोक दी थी। ये सब चीजें तो हो चुकी थी ना पहले, और इल्बर्ट को इन्होंने वापस ले लिया। तो हुआ ये सब समझ आ गया लोगों को। तो 1885 में, ध्यान रखिएगा, 1885 में पूरे देश भर के लोग आए, इंपॉर्टेंट लोग, 72 जो प्रतिनिधि थे पूरे देश के, ऐसा नहीं कि केवल एक जगह के, 72 प्रतिनिधि आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, और फिर यहां पर INC, जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, ये बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी, 72 लोग आए थे, और इसके जो शुरुआती जिसे कहते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिन लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान दिया या प्रारंभिक नेता थे, एक आप यहां देख रहे हैं, बाकी सबको मैं दिखाऊंगा। ये है दादा भाई नौरोजी। अभी मैंने आपको फिरोज शाह मेहता का नाम लिया, बदरुद्दीन तैयब जी अभी आप देखेंगे कई लोग इसमें से दिखाई देंगे चित्रों में, कई लोग नहीं दिखाई देंगे, तो नाम याद रखना जरूरी है। ये है दादा भाई नौरोजी साहब। ऐसे फिरोज शाह मेहता साहब थे, बदरुद्दीन तैयब साहब थे, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर, और इसमें मोस्टली जो थे वो मुंबई के थे या कलकत्ता के थे। आप नाम से भी समझ रहे होंगे, या मुंबई के थे या कलकत्ता थे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे उनको देखिए। ये साहब जो देख रहे हैं आप, इसको देखिए, ये जो साहब है इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। नौरोजी साहब जो है इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने कहा था कि भाई जो ब्रिटिश शासन हिंदुस्तान में आया है उससे हमारा जो आर्थिक सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारे जो हालात हैं वो बद से बदतर हो गए हैं, उसकी बहुत तीखी आलोचना यहाँ पर हुई। दादा भाई नौरोजी ने ये बात कही अपनी किताब में। तो दादा भाई नौरोजी थे कौन? बेसिकली ये थे तो ट्रेडर या कहें व्यवसायी थे, लेकिन साथ में पब्लिसिस्ट भी थे। पब्लिसिस्ट मतलब होता है प्रचारक। प्रचारक का मतलब ये होता है कि जो एडवर्टीजमेंट करता है, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन है, उनका प्रचार प्रसार करे, रिपोर्ट्स भेजे, बैठकों के जरिए, भाषण के जरिए अपने खास विचार जो इनके होंगे वो लोगों को बताए और उसका कम्युनिकेट करे, प्रोपोगेट करे, प्रचार प्रसार करे। तो ये साहब थे। अब ये लंदन में रहते थे, ध्यान रखिएगा, ये जो साहब थे ये रहते लंदन में थे, और जो ब्रिटिश संसद है उसके ये खुद सदस्य भी रहे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके सदस्य भी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इनको समझ में आ गया था, जितने भी नेशनलिस्ट थे, यंग नेशनलिस्ट थे, जिसे हम कहते हैं युवा राष्ट्रवादी, उनका इन्होंने मार्गदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, ये साहब है A.O. ह्यूम। मैंने आपको बताया था ना, एक साहब का नाम आने वाला है, A.O. ह्यूम। ये जो साहब थे वैसे ये ब्रिटिश ऑफिशियल थे, लेकिन क्या है ना, देखिए जब गलत होता है तो उस समाज के भी लोग समझते हैं ना कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो ये उसी समाज से आते थे। इन्होंने भारतीयों को साथ लाने में, इंडियंस को एकजुट करने में बहुत बड़ी
एक भूमिका अदा की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में उसको लाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उभरता हुआ राष्ट्र कैसे एक नेशन बना या नेशन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसको हम देख लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।